हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11 अप्रैल 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो की शुरुआत हमें कंट्रोवर्सी से करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। लेकिन आज की वीडियो में हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है, स्पेशली अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव रिपोर्ट को डिस्कस करना है, जो आपके इस बार के प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मेंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम दोनों तरफ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में मेंस में जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, मैं उसका आंसर भी डिस्कस करूंगी। सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अब अगर हम आते हैं कंट्रोवर्सी पे, दलाई लामा से सॉरी आफ्टर आउटरेज ओवर वीडियो फीचरिंग चाइल्ड। तो आई थिंक आपने भी ये वीडियो अभी तक देख ली होगी क्योंकि इतनी ज्यादा वायरल हो गई है। तो इसमें ना ही हम किसी को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे किसी भी एक चीज को, और ना ही हम बिल्कुल कुछ कंट्रोवर्सी में जाने की कोशिश करेंगे। दोनों पक्ष देख लेते हैं कि एक्चुअल में वीडियो में है क्या, और क्या जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं, और क्या जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ओके, तो देखिए, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, वीडियो में व्हाट हैपेंस इज एक चाइल्ड, देयर इज अ चाइल्ड हु कम्स अप टू द स्टेज, और ये आई थिंक पिछले महीने की वीडियो है। तो वो दलाई लामा के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, द चाइल्ड आस्क्स दलाई लामा कि क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद दलाई लामा किस करते हैं बच्चे ऑन हिज लिप्स, ठीक है। सो दिस हैपेंस, और फिर उसके बाद ही स्टिक्स हिज टंग आउट, दलाई लामा, एंड ही सेज कि आप वुड यू प्लीज सक माई टंग। तो ऐसा कुछ वो बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज वेरी क्लियर, बहुत ज्यादा क्लियर उस वीडियो में आपको सुनाई दे जाएगा। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी है। अब ऑफ कोर्स आप जानते हैं जिस चीज के लिए क्रिटिसिज्म हो रही होगी वो है पीडोफिलिया। पीडोफिलिया आप जानते हैं, और भी बहुत सारी माइनर अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, और भी जो इस तरह के ग्रुप्स हैं, दे आर कंडेमिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, और इसी वजह से अपॉलॉजी भी आई है। हम देख रहे हैं दलाई लामा की तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पे भी एक हमने अपॉलॉजी देखी है। तो पीडोफिलिया आप जानते हैं क्या होता है। दिस इज अ डिसऑर्डर, आपके दिमागी एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से नेचुरली आपकी जो सेक्सुअल अर्ज है वो बच्चों के प्रति होती है, चिल्ड्रन, ठीक है। यू फील नेचुरली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स चिल्ड्रन, सेक्सुअली अट्रैक्टेड। तो ऑफ कोर्स ये हो गया हमारा जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो पक्ष। एक हम देख लेते हैं सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं। अब देखिए, ये चीज यहाँ नहीं लिखी, एक छोटी सी स्टोरी है, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कल्चरल, अगर मैं बिल्कुल सपोर्टर्स का स्टैंड यहाँ पे आपको बताऊं तो उनका ये कहना है कि कल्चरल वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते, और क्रिटिसिज्म बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत वियर्ड कल्चर्स भी हैं कहीं कहीं। आई एम नॉट कॉलिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एनीथिंग, लेकिन आप जानते हैं जो अगर हम उस कल्चर को बिलोंग नहीं करते तो हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है दिस इज वेरी अजीब, और ये क्या ही है, ऐसा क्यों ही करना होता है। तो वैसे ही इसमें देखिए, आपको एक स्टोरी पता होनी चाहिए कि अगर हम तिब्बतन्स की बात करें तो सपोर्टर्स का ये कहना है तिब्बतन्स में एक वे ऑफ रिस्पेक्ट है, अपनी टंग बाहर निकालना इज सॉर्ट ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट, या हेलो कहने का तरीका है, या लव और अफेक्शन दिखाने का तरीका है। एक्चुअल में स्टोरी क्या है, 9th सेंचुरी के करीब बेसिकली क्या था, एक बहुत ही अनपॉपुलर राजा आए थे। अगर हम तिब्बतन ट्रेडिशन और हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें 9th सेंचुरी के आसपास एक बहुत ही अनपॉपुलर किंग, जो बहुत ही क्रूअल, बहुत ही ज्यादा क्रूअल हुआ करते थे, जिनका नाम था लांग दारमा। तो उनकी जो टंग थी वो ब्लैक हुआ करती थी, ही हैड अ ब्लैक टंग, ठीक है। तो वो बहुत ही क्रूअल थे। थोड़े समय बाद सबको ये लगने लगा, जैसे ही उनकी डेथ हो गई लांग दारमा की, तो एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी। पर कुछ समय बाद सबको लगने लगा कि शायद उनका री इनकारनेशन हो गया है 9th सेंचुरी से ही, ठीक है। तो सबने ये चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि कहीं सच में दोबारा लांग दारमा तो नहीं आ गए हैं, बिकॉज द वर्ल्ड वुड अगेन बिकम क्रूअल एंड ऑल ऑफ दैट। तो सबने कहा कि सब एक दूसरे को जैसे ही देखेंगे तो अपनी टंग बाहर निकालेंगे, ताकि द अदर पर्सन गेट्स टू नो कि लांग दारमा का री इनकारनेशन नहीं है और गलत इंसान नहीं है। तो ब्लैक टंग अगर किसी की होगी तो री इनकारनेशन होगा, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो ये काफी सालों तक फॉलो होता रहा, और आप जानते हैं फिर एक चीज जब फॉलो होती रहती है, 9th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, फॉलो होते होते फिर एक ये ट्रेडिशन ही बन गया कि जैसे ही आप एक दूसरे को देखोगे, सो आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड टू से हेलो, यू वुड, अगर आप बहुत सारे तिब्बतन्स और बुद्धिस्ट लोगों की जो फोटोज देखेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा, दे हैव दैट टंग्स स्टिकिंग आउट। तो ये एक बेसिकली
एक सपोर्टर्स का स्टैंड है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि अपॉलॉजी क्या आई है, अ वीडियो क्लिप हैज बीन सर्कुलेटिंग दैट शोज अ recent meeting when a young boy asked His Holiness and the Dalai Lama if he could give him a hug. His Holiness wishes to apologize to the boy and his family as well as his many friends across the world for the hurt his words may have caused. His Holiness often teases people he meets in an innocent and playful way, even in public and before cameras. He regrets the incident. ये basically statement आई है दलाई लामा के ऑफिस से। ओके, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि पूरी कंट्रोवर्सी थी क्या। अब देखिए, हमें कुछ बहुत कॉन्क्रीट डिस्कस करना है और फिर हम अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव रिपोर्ट को देखेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई अगेन से in New Delhi, George Soros is old, dangerous and on a watch list at UN. He isn't a problem. आप देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस इस तरह की रिसर्चेस खुद करता रहता है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च और बहुत सारी और चीज़ें, जब आप एक आइसोलेटेड इवेंट देख रहे होते हैं, कुछ होता है, उसके 2-3 महीने बाद इंडियन एक्सप्रेस अपनी रिसर्च के साथ आ जाता है। ठीक है, तो हम उनकी रिसर्चेस को डिस्कस करते हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली वेरी वेरी कॉन्क्रीट। आपको पढ़नी चाहिए इस तरह की न्यूज़, वो आती हैं पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जैसे ही आपने ये हेडलाइन पढ़ी होगी तो आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट थी और हमने डिस्कस भी की थी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। इन सिडनी इन फरवरी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, जब उनसे जॉर्ज सोरोस की क्रिटिसिज्म के बारे में जो उन्होंने पीएम मोदी और अडानी पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर उन्होंने किया था, है ना। और तो आप जानते हैं एस जयशंकर ने कैसे बोला था दैट ही इज एन ओल्ड, rich, opinionated and dangerous man. Okay, a man sitting in New York investing in shaping narratives about a government he didn't like. ओके, तो ये सारी चीजें आप जानते हैं और एस जयशंकर की ऑलमोस्ट हर इस तरह की बात वायरल हो जाती है, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, है ना, आप देखते हैं सारे। तो वैसे ये चीज भी वायरल हो गई थी एंड ऑफ कोर्स इंडिया में काफ़ी ही ज़्यादा फेमस है एस जयशंकर, तो ये भी बात काफ़ी फेमस थी। तो इस चीज़ को बेसिकली वैलिडेट करने के लिए कि क्या हमारा ये स्टैंड सरकार का भी है और सब्सटैंशियल लेवल पे, वो बेसिकली रिसर्च की है। इट्स अ पैराडॉक्स, तो जैसे कि बताया गया है इंडियन एक्सप्रेस द्वारा, इंडिया इज अमंग द टॉप कंट्रीब्यूटर्स टू द यूएन डेमोक्रेसी फंड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूएन डेमोक्रेसी फंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया 4th लार्जेस्ट डोनर है यूएन डेमोक्रेसी फंड का। ठीक है, यूएन, अभी मैं आपको बताऊंगी यूएन डेमोक्रेसी फंड से रिलेटेड आपको क्या क्या पता होना चाहिए, पर हम यहाँ पहले देख लेते हैं कि क्या, एक कर्सरी रीडिंग दे देते हैं क्या लिखा है। ठीक है, तो यूएन डेमोक्रेसी फंड का अगर हम मिशन देखें तो क्या है, पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को प्रमोट करना थ्रू लोकल एंड इंटरनेशनल एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। और इसमें से बहुत सारे ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज ऐसे हैं जिसको अगर हम देखिए फंड कर रहे हैं, अगर किसी फंड को डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, और उसका बहुत सारा जो फंड है वो ऐसे एनजीओज में जा रहा है डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए जिसके साथ जॉर्ज सोरोस लिंक्ड है या जॉर्ज सोरोस बैक्ड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक पैराडॉक्स दिखता है। तो हमारे लिए वो एक ओपिनियनेटेड डेंजरस मैन है इंडिया में, लेकिन वैसे अगर हम बाहर देखें तो और यूएन की बात करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है जॉर्ज सोरोस से। ये पूरी न्यूज का मतलब है। Okay, many of these are linked to Soros' philanthropic empire and investigation by the Indian Express is revealed. तो वही चीज यहाँ लिखी है। Since UNDEF's inception in 2005, तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि 2005 में ये आया था। ठीक है, डेमोक्रेसी फंड। ओके, तब से लेके अभी तक इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है ओवर $32 million to it and remains 4th largest contributor. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए थोड़ी सी और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से, फिर उसके बाद हमें जो और पता होना चाहिए वो देखेंगे। यूएन फंड लॉन्च्ड इन 2005 ऑन साइडलाइंस ऑफ इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। आप जानते हैं इंडो न्यूक्लियर डील के बारे में, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने साइन की थी, मतलब इंडिया यूएस के बीच में उनके टेन्योर के समय साइन हुई थी। और ऑफ कोर्स इससे जो लेफ्टिस्ट पार्टीज थी इंडिया की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था, क्योंकि यूएस इज़ अ कैपिटलिस्ट देश और उनके साथ हम एक न्यूक्लियर डील कर रहे थे। अभी तक यूएस को हम कहीं ना कहीं बॉयकॉट करते आ रहे थे, तो एक शिफ्ट हो रहा था। ऑफ कोर्स जो कम्युनिस्ट थे दे वॉन्ट लाइक द कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट एंड द कैपिटलिस्ट नेशन। तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म फिर पीएम मनमोहन सिंह के लिए काफ़ी, क्योंकि कोलिजन की सरकार थी तो दिक्कत भी हो गई थी, उन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था। तो ऐसी सारी चीज़ों की वजह से आपको याद है। तो यही वो समय है बेसिकली जब इंडिया और यूएस प्राइम मूवर्स थे बिहाइंड द
इंडिया डेमोक्रेसी UN डेमोक्रेसी फंड इन 2005, जब हम नेगोशिएट कर रहे थे हम अपना सिविलियन न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन डील को भी, ठीक है। और एस जयशंकर उस समय एक लीड नेगोशिएटर थे एज जॉइंट सेक्रेटरी। ओके, तो ये चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं। that India a founding member of the UNDEF, तो हम एक फाउंडिंग मेंबर है। तो देखिए क्या है ना कि यही आता है, जो अगर आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आएगी तो यही लिखा होगा इंडिया वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ UNDEF, ठीक है। तो दैट्स ट्रू, वी वर अ फाउंडिंग मेंबर, इनफैक्ट वन ऑफ द prime movers थे। Okay, so we have no objections to the fund giving grants to NGOs funded by George Soros. While he is put on the watch list in India underlines a contradiction that's not new. तो यही जो बेसिकली हमारी अभी करंट सरकार है, इंडियन एक्सप्रेस का ये कहना है कि उनका जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो स्टैंड है और जो डिप्लोमेसी है, जो फॉरेन पॉलिसी, उसमें हमें बहुत जगहों पे वेरिएशंस दिखती हैं। तो उसमें से एक बेसिकली यहाँ पे हमें ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमें क्या क्या मिला था कि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था, ये आपको पता होना चाहिए। ये ऑफ कोर्स स्टेटमेंट आ सकती है एज इट इज आपके प्रीलिम्स में, ठीक है। साथ ही में और हमें यहाँ से एक दो इन्फॉर्मेशन क्या मिली है कि हम 4th लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर हैं, मोर देन 32 मिलियन हम अभी तक फंड कर चुके हैं 2005 से लेके अभी तक। 2005 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। लेकिन एक और चीज़, जो यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड है, इट वाज क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान। आप जानते हैं कोफी अनान आई थिंक सबसे फेमस अभी तक के UN सेक्रेटरी जनरल और बहुत ही रेवर्ड UN सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। तो दिस फंड वाज क्रिएटेड बाय हिम। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ और ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जब इस तरह की कोई स्टेटमेंट आपके प्रीलिम्स में लिखी होगी, यू वुड बी टेम्प्टेड टू मार्क इट रॉन्ग। ऑल्दो यहाँ पे UN सेक्रेटरी जनरल बैन की मून भी लिखा हो सकता है, कोई भी UN सेक्रेटरी जनरल का नाम भी लिखा हो सकता है। तो आपको कोफी अनान के बारे में पता होना चाहिए, उन्होंने किया था। अदरवाइज अगर लिखा हुआ है कि UN डेमोक्रेसी फंड वाज से क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रेजोल्यूशन के माध्यम से, ऐसा कुछ भी लिखा है रबिश, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 2005 में क्यों, ताकि डेमोक्रेटाइजेशन एफर्ट जो है पूरे संसार में उन्हें सपोर्ट किया जा सके। ये चीज हमने यहाँ पे देख ली, ठीक है। तो आई थिंक मोर और लेस जो घुमा फिरा के क्या पूछ लेंगे कि क्या करना है, कैसे करोगे सपोर्ट डेमोक्रेसी को, वॉइस ऑफ सिविल सोसाइटी को स्ट्रेंथन करो, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करो, है ना। और पार्टिसिपेशन है हर एक स्टेक होल्डर का डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, उसको एस्टैब्लिश करो। ये सारी चीजें बेसिकली एक स्टेटमेंट ये होगी जो पॉजिटिविस्ट सॉर्ट ऑफ होगी। और जैसा कि मैंने हर बार आपको बताया, ऐसी पॉजिटिविस्ट स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो सही होती हैं। इससे ज्यादा यहाँ पे और कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करना है, द पॉपुलेशन बॉम्ब दैट नेवर वॉज। एक्चुअली ये कल की न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और हम कल इसे डिस्कस नहीं कर पाए थे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वी हैव टेकन इट अप आज, ठीक है। तो देखिए ये ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए। मैं शुरुआत में ही बता देती हूँ कि ये रिपोर्ट से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्योंकि आई थिंक GS1 के किसी साल के पेपर में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और क्योंकि आप जानते हैं मेंस में क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पॉवर्टी की वजह से पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन राइज होता है, या पॉपुलेशन राइज की वजह से ज्यादा पॉवर्टी होती है। तो दोनों में से क्या रीजन है, और ये क्वेश्चन आ चुका है, आप पेपर्स उठा के देखिए। तो इसी तरह का कोई क्वेश्चन दोबारा आपके मेंस में आ सकता है कि क्या पॉवर्टी की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है या पॉपुलेशन की वजह से लोग गरीब रह जाते हैं, क्या है बेसिकली। और क्यों आप जानते हैं कि क्वेश्चन और रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि हम मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि हमारा सेंसस नहीं हुआ है, पर हमने ऑफकोर्स चाइना को आप कह सकते हैं कि ओवरटेक कर लिया है, पॉपुलेशन नंबर 1 कंट्री बन चुके हैं हम पॉपुलस कंट्रीज में से, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस तरह का कुछ डेटा पोर करके और लॉजिक लिख के, ऑफ कोर्स डेटा नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, पर आप आंसर ही नहीं लिख पा रहे कि बहुत ही जो सिंपल है इसका आंसर, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम रिपोर्ट को देख लेते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। ओके, अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव दिस कम्स 5। अब देखिए क्या हुआ है, हमारे पास एक रिपोर्ट आई है। आपको ये भी पता होना चाहिए आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, और ये क्योंकि इतना रीसेंट फिनोमेना और इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है, तो आपको ये पता होना चाहिए अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव है क्या। तो आप जब उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, तो अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव की वेबसाइट पे जाएंगे, तो आप लिखिए उस पर क्लिक कीजिए हु वी आर,
हम कौन है, अबाउट अस की जगह हु वी आर उनके वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि हम कौन है, कि ये एक कलेक्टिव है ऑफ लीडिंग इकोनॉमिक थिंकर्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक थिंकर्स, साइंटिस्ट्स, एडवोकेट्स कन्वीन्ड बाय द क्लब ऑफ रोम, पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च, स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर, नॉर्वेजियन बिजनेस स्कूल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मोर और लेस आपको रैशनल पता होना चाहिए कि अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एक न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, एक न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो जिससे हम बेसिकली अर्थ की बाउंड्रीज में ही रह सकें, क्योंकि आप जानते हैं देयर इज लिमिट टू ग्रोथ, है ना, कि अर्थ भी बेसिकली ना हार्म हो हमारी वजह से, उस तरह की हम इकोनॉमिक ग्रोथ को देखें। तो इसीलिए तो इकोनॉमिक थिंकर्स हैं इसमें। तो ये रैशनल को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव का तो कुछ भी एक्सप्लेनेशन बना के उल्टा सीधा लिख दिया जा सकता है और फिर वो आप स्टेटमेंट सही भी मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ पता होगी कि ये इकोनॉमिक थिंकर्स बेसिकली कुछ ऐसे डायनामिक मॉडल्स को प्रपोज करते हैं, है ना, जिससे क्या है कि वी रिमेन विद इन द कन्फाइंस ऑफ द अर्थ बाउंड्रीज और हम इकोनॉमिकली ग्रो करें। इफ आई से रीड जो उन्होंने लिखा है, इट इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू एक्सेलरेट द सिस्टम्स चेंज वी नीड फॉर एन इक्विटेबल फ्यूचर ऑन अ फाइनाइट प्लैनेट, जैसे कि मैंने बताया बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये बेसिकली साइंस को न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग के साथ कंबाइन करते हैं। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम देखें कि जो अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव की रिपोर्ट आई है, ठीक है, तो इसका नाम आई थिंक इट मस्ट बी रिटन समवेयर हियर ओनली। ओके, तो वी विल रीड अबाउट इट। तो हम देखेंगे अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव का बेसिकली रिपोर्ट ये क्या कहती है, और हम नाम भी पढ़ते पढ़ते देख लेंगे, ठीक है, कि क्या है यहाँ पे। ओके, अब देखिए ये जो रिपोर्ट आई है, पहली बात तो 50 साल बाद आई है, 5 डेकेड्स बाद आई है उन रिपोर्ट्स की जिसमें कहीं इकोनॉमिस्ट ने, और अभी तक भी हम यही समझते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ब्लेम करते हैं अमंग अदर थिंग्स प्लैनेट की एक्सपैंडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन को फॉर मेनी ऑफ इट्स प्रॉब्लम्स। अगर आपको एक रेफरेंस मैं दूं तो 6th मास एक्सटिंक्शंस के बारे में जो इतनी बातचीत चल रही है, आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है, उसमें भी जो वन ऑफ द रीजंस दिया गया है वो ह्यूमन एक्सप्लोजन को, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को दिया गया है, जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्स डिग्रेड हो जाएंगे और प्लैनेट हार्म हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। इसको 6th मास एक्सटिंक्शन भी बोला गया है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं आज तक जो इकोनॉमिस्ट पिछले 50 साल से समझते आ रहे हैं वो यही समझते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से जो प्लैनेट है वो हार्म हो रहा है। ओके, द 2 रिसर्चर्स हैव रिवाइज देम। तो फाइनली यहाँ पे 2 रिसर्चर्स हैं जो ये रिपोर्ट के साथ आए हैं, जिन्होंने इसको रिवाइज किया है। ठीक है, ओरिजिनल पॉपुलेशन प्रिडिक्शंस को, द एफर्ट इज नोटेबल फॉर द वेज इन विच, और साथ ही में इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में हम ये भी देख रहे हैं विमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स पे भी काफी एम्फेसिस दिया गया है कि उन्हें चूज करने दीजिए, राइट, कितने बच्चे उन्हें करने हैं कितने नहीं करने हैं। फोर्सफुल पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर आप समझ सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, और साथ ही में एंड पॉपुलेशन कंट्रोल हैव इमर्ज इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डिस्कोर्स एज वेल एज द यूजफुल कॉन्ट्रडिक्शंस दे स्ट्राइक विद मोर रीसेंट। तो साथ ही में ना ही केवल 50 साल पुरानी ये जो बातें हैं पॉपुलेशन के ऊपर उसको ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, बल्कि साथ ही साथ में जो बहुत रीसेंट रिपोर्ट्स भी आती जा रही हैं डेवलपमेंट पॉलिसी से रिलेटेड उनको भी कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ठीक है, तो फिर क्या बात करता है रिपोर्ट, ये भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये जो नई अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव रिपोर्ट है, इसमें रिसर्चर्स सेट असाइड पॉपुलेशन मॉडलिंग अप्रोचेस अडॉप्टेड बाय द यूएन। तो उन्होंने जो यूएन पॉपुलेशन मॉडलिंग अप्रोच अडॉप्ट करती है या फिर जो लैंडसेट करती है या और भी कोई इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल है, उनको नहीं चुना है अपनी इस रिपोर्ट के लिए। इंस्टेड, अब बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने सोचा समझा वो सब कुछ साइड पे रख के ये चीज पे ध्यान दीजिए कि इन्होंने मॉडल किया है बर्थ रेट्स को एक्सप्लिसिटली एंड कॉजली एज अ फंक्शन ऑफ जीडीपी पर पर्सन या फिर जीडीपी पर यूनिट। ओके, तो बेसिकली क्या है कि जितना ज्यादा जीडीपी पर पर्सन है ना, या पर कैपिटा है,
वो बेसिकली डिटरमाइन करेगा बर्थ रेट्स को, यानी कि एक इंसान अगर अच्छा कमाता है, वो इक्विटेबल उसको ग्रोथ मिल रही है पूरी कंट्री में, तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगा। तो वो जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में आपसे पूछा कि क्या पॉवर्टी की वजह से पॉपुलेशन हो रही है या पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी हो रही है, उसमें ये रिपोर्ट क्या कह रही है कि पॉवर्टी की वजह से पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है। जीडीपी पर पर्सन अगर अच्छा होगा, इक्विटेबल, इनइक्वालिटी कम होगी एंड ऑल ऑफ दैट, तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कंट्रोल होगी। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पता चलती है। यू गॉट माई पॉइंट राइट? तो यहाँ पे लिखा है, आई अगेन रीड इट फॉर यू, के दे मॉडल देयर बर्थ रेट्स एक्सप्लिसिटली एंड कॉजली एज अ फंक्शन ऑफ जीडीपी पर पर्सन, जिसका मतलब एक नेगेटिव कोरिलेशन है बिटवीन इनकम एंड फर्टिलिटी रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट द पर कैपिटा जीडीपी इज अ प्रॉक्सी फॉर, तो जब मैं कह रही हूँ कि एक इंसान क्या है, एक जो वुमन है वो कितने बच्चे को जन्म देगी, वो डिपेंड करता है उसकी इनकम के ऊपर, उसके स्टैचर के ऊपर, उसकी ग्रोथ के ऊपर, उसकी जीडीपी के ऊपर। तो यहाँ पे बेसिकली जब मैं ये सारी बातें कह रही हूँ तो मैं ये भी कह रही हूँ उसके पास ज्यादा इनकम है तो मतलब उसकी एजुकेशन भी अच्छी है, उसके पास सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी भी है। ये सारी चीजें मैं बाय जीडीपी मीन कर रही हूँ। सो जीडीपी को भी बहुत होलिस्टिक यहाँ पे मीन किया गया है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये चीज तो प्रोवन है कि जितना ज्यादा लिटरेसी है, जितनी ज्यादा एजुकेशन बढ़ती है, उतने कम बच्चे होते हैं। ओके, और जितनी ज्यादा इलिटरेसी है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, पर जितनी ज्यादा इलिटरेसी है उतना ही ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। Okay, based on such modeling, the researchers advanced two scenarios. तो यही researchers ने basically इस modeling के perspective से, जहाँ पे उन्होंने GDP per person को यूनिट लिया है या बेसिस लिया है, उन्होंने दो सिनेरियोज बताए हैं। पहला है टू लिटिल टू लेट। टू लिटिल टू लेट के अगर हम देखें, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है इसको मद्देनजर रखते हुए इस सिनेरियो को। टू लिटिल टू लेट मतलब अगर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जैसे आज चल रही है ना, पिछले बेसिकली 5 डेकेड या 50 साल से वैसी ही चलती रहे, है ना, वैसी अच्छी चल रही है इकोनॉमिक ग्रोथ, वैसी ही चलती रहे, तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो पीक करेगी एट 8.6 बिलियन इन 2050, जो बेसिकली आज से 25 साल बाद होगा। और फिर उसके बाद 2100 तक जब सेंचुरी बेसिकली कंप्लीट होगी, तब तक हम देखेंगे डिक्लाइन टू 7 बिलियन। ये बेसिकली टू लिटिल टू लेट। लेकिन इससे भी अच्छा एक सिनेरियो हो सकता है, जिसका सेकंड सिनेरियो इन्होंने कहा है द जाइंट लीप सिनेरियो। द जाइंट लीप में बेसिकली रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया है कि जो बेसिकली जाइंट लीप से मतलब ही समझ लीजिए, है ना, जो पॉपुलेशन है वो पीक करेगी जल्दी 2040 में ही, यहाँ 2050 में कर रही थी राइट, तो 2040 में पीक कर जाएगी, वो भी 8.5 बिलियन पे, यहाँ पे 8.6 बिलियन था, 8.5 बिलियन पे, a decade sooner than 2050, but then rapidly declined to around 6 billion by 2100. ओके, तो यहाँ पे 7 बिलियन था, तो ये चीज आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, द जॉइंट लीप, है ना, लेकिन ऑफ कोर्स ये सिर्फ तभी होगा जब हम इन्वेस्ट करेंगे पॉवर्टी एलिविएशन में। पॉवर्टी हटाओगे तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, जेंडर इक्विटी, ऑफ कोर्स पढ़ाइए लिखाइए, लड़कियां सीईओज बने, लड़कियों ने जो बनना है बने, है ना, एडुकेशन, हेल्थ, है ना, इनइक्वालिटी को हटाइए, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी में पैसा लगाइए, तो ये सारी चीजें बेसिकली करेंगे तो जो जॉइंट लीप है वो हमें मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें कोट क्या लिखा है रिपोर्ट में, वहां से डायरेक्टली, द पॉलिसीज सपोर्टिंग द जॉइंट लीप सिनेरियो रिप्रेजेंट अ पाथवे टुवर्ड्स फुली रिटर्निंग। अब सुनिएगा आप, क्योंकि अगर आपके प्रीलिम्स में ये बात लिखी है, अब देखिए मेंस में आप लिख रहे हैं तो बिल्कुल आप लिखिए द जॉइंट लीप सिनेरियो को, आप कोट कीजिए कि ये खुद बता रहे हैं कि अगर हम आज पॉवर्टी एलिविएशन में करेंगे तो पॉपुलेशन बचाई जा सकती है। तो इसका मतलब क्या, पॉवर्टी की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है ज्यादा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पॉलिसीज जो सपोर्ट करती हैं जॉइंट लीप सिनेरियो को, दे रिप्रेजेंट अ पाथवे टुवर्ड्स फुली रिटर्निंग ह्यूमन प्रेशर्स on the planetary systems to the safe zone in civilization's long-term view, hopefully before irreversible planetary declines are triggered. However, a recovery, तो basically हम अगर ये सब कुछ policies adopt करते हैं इस तरह की, तो हम safe zone में लेके जा सकते हैं अपने planet को। लेकिन तो यहाँ पे लिखा है जो
ये सेफ जोन में लेके भी जा पाएंगे, वो कुछ ही प्लानिटरी बाउंड्रीज के लिए हो पाएगा, जैसे न्यूट्रिएंट ओवरलोडिंग, ओजोन डिप्लेशन, ओशन एसिडिफिकेशन, एयर पोल्यूशन, ये हम कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन हम इवन जाइंट लीप सिनेरियो में भी क्या है, although mitigation happens across the board, बहुत सारी ऐसे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं जिनको हम फुली रिटर्न नहीं कर पाएंगे टू अ सेफ ऑपरेटिंग स्पेस इवन बाय 2100, विच इज सैड, बट स्टिल हम जो आप देखिए आपके प्रीलिम्स में क्या आएगा कि वी विल बी एबल टू रिटर्न ऑल द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स ऑफ द अर्थ fully to a safe operating space by 2100। तो ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि हम सारी चीजें तो नहीं रिटर्न कर पाएंगे इवन तो हम कितना भी काम कर लें। आज हम इतना डिटोरिएट कर चुके हैं चीजों को। ओके तो ये अपने दिमाग में रखिएगा। The report clarified that these population predictions are more optimistic than of course, ये आप खुद सोचिए कितनी optimistically या फिर कितने बहुत ही casually चीज़ों को बोला गया है, जो हमारे दिमाग पे ऐसे डर भी नहीं लेके आ रही कि population bomb फटने वाला है, किसी दिन ये burst हो गया तो everything would be over, mass extinction, sixth extinction, this that। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली हमें जो historic fear mongering है वो चीज़ यहाँ नहीं दिखती। ओके कि जो पॉपुलेशन बॉम्ब का मेटाफर है वो चीज यहाँ नहीं दिख रही। कितनी इजीली इन्होंने जो ओनर्स है वो कहाँ ले आए, वो पॉलिसी मेकर्स पे ले आए। बेसिकली ये हुआ है। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट द पॉपुलेशन अलोन, साथ ही में ये भी बोला गया है कि देखिए पॉपुलेशन अलोन कभी भी सिर्फ सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ही नहीं, और ना ही क्लाइमेट क्राइसिस के लिए। सिर्फ पॉपुलेशन की वजह से ही क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है या पॉपुलेशन की वजह से ही सस्टेनेबिलिटी नहीं हम अटेन कर पाएंगे, ये तो कभी भी है ही नहीं। तो अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा है दैट अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव रिपोर्ट सेज दैट पॉवर्टी अलोन इज द प्रॉब्लम फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड पॉवर्टी नहीं, दैट पॉपुलेशन अलोन इज द प्रॉब्लम फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट क्राइसिस, दैट्स रॉन्ग। ओके ये चीज ही तो वो है जो ये कंडेम करता है। अगर आपको शुरुआत में रैशनल भी पता है तो आप ये स्टेटमेंट को गलत मार्क करके आएंगे। व्हाट डू द फाइंडिंग्स मीन? तो फाइंडिंग्स का मतलब क्या है? Essentially the findings propose that the better and more equitable policies we make today, जितनी basically findings ये कहती हैं कि जितनी ज़्यादा अच्छी equitable policies आज हम बनाएंगे उतना ही ज़्यादा अर्थ की जो human population है वो कम होगी later this century। आज की जो इक्विटेबल पॉलिसीज हैं वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रोक पाएंगी अगली सेंचुरी जाने से पहले। However, the researchers have been cautious to warn that a declining population also won't address the issues surrounding the climate crisis, क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ पॉपुलेशन रोक के क्लाइमेट क्राइसिस नहीं रुक जाएगा। ओके अब देखिए हम आते हैं अर्थ फॉर ऑल रिपोर्ट के नाम पे। रिपोर्ट का नाम क्या है आपको नहीं याद रखना, अगर आप अपने पेपर में कोट कर रहे हैं तो अर्थ फॉर ऑल रिपोर्ट ही लिख के आइएगा। ठीक है, तो फिर भी आपके लिए हम टाइटल देख लेते हैं, पीपल एंड प्लैनेट 21st century sustainable population scenarios and possible living standards within planetary boundaries। अब देखिए पता है क्या है, मैं आपको इस हर एक वर्ड का मतलब और कि ये पूरी रिपोर्ट इस बारे में है मैं बता चुकी हूँ। पीपल एंड प्लैनेट 21st सेंचुरी की हमने बात देख ली कि उस तक कितना पीक करेगा, यहाँ पे सब कुछ देख लिया। 21st सेंचुरी भी देख लिया। सस्टेनेबल पॉपुलेशन सिनेरियोज, 2 सिनेरियोज हमने देख लिए। ठीक है, उसके बाद पॉसिबल लिविंग स्टैंडर्ड्स विद इन प्लानिटरी बाउंड्रीज, प्लानिटरी बाउंड्री की भी मैंने आपको बात बोल दी थी। Okay, aside from its predictions, it is notable because it revisits the premise। तो वही चीज़ बेसिकली यहाँ पे लिखी है, और ये वही अगर आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे तो आप ये चीज़ वहाँ भी पढ़ेंगे कि ये बेसिकली किन तरह की जो पब्लिकेशंस है उसको अपने कोर पे रखते हैं। तो ये उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि हम बेसिकली जो द लिमिट्स टू ग्रोथ है जो आप यहाँ देख रहे हैं, द लिमिट्स टू ग्रोथ बुक जो आई थी, और साथ ही में जो प्लानिटरी बाउंड्रीज, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने इनकी लेगेसी पे बिल्ड कर रहे हैं बेसिकली। तो यही चीज़ यहाँ भी लिखी है दैट aside from its predictions, it is notable because it revisits the premise of 1968 book The Population Bomb by Anne and तो इनको तो revisit किया है। एक 1972 की रिपोर्ट है, एक later book है The Limits to Growth, in which the authors made population a focus of ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसी। तो लिमिट्स टू ग्रोथ को तो उन्होंने अपना प्रेमाइस बताया है, लेकिन पॉपुलेशन बॉम्ब को उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि ये बॉम्ब कभी है ही नहीं था तो फटेगा कैसे। ठीक है, तो ये चीज़ क्योंकि रिविजिट किया इस चीज़ को। बट डॉक्टर ओके, ये जो 2 ऑथर्स हैं बेसिकली रिसर्चर्स हैं इस रिपोर्ट के, have been very clear that humankind's impact on the environment is not driven by population numbers but instead by, तो देखिए वही चीज़ population, तो उन्होंने इस चीज़ को भी थोड़ा बहुत मेंशन तो किया ही है। ओके
ऑफ कोर्स कि पॉपुलेशन एक दिक्कत है पर अलोन दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं ना कहीं इन सारी बुक्स में से भी ली हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, तो रीइटरेट किया है कहीं कहीं इन फाइंडिंग्स को, ये भी पता होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि देखिए जो हमारा इम्पैक्ट है, एंथ्रोपोसीन इम्पैक्ट हो रहा है जो है ना, वो सिर्फ पॉपुलेशन नंबर्स की वजह से नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्लाइमेट क्राइसिस होता है, नहीं। जो रिचेस्ट पीपल हैं उनका लग्जूरियस कंजम्पशन जो है उसकी वजह से क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, ठीक है। The duo also wrote that the equitable distribution of resources as currently available globally can alleviate extreme poverty, even exceeding the United Nations minimum levels. So, which is great. So, equality is their solution. How does it compare with other reports? और reports देख लेते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बोला था कि बहुत सारे reports को denounce करता है ये। तो बेसिकली रिपोर्ट कॉन्ट्रडिक्ट करता है यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 की रिपोर्ट को, जिसने प्रिडिक्ट किया है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है इट वुड steadily rise to 10.4 billion in 2080 and then stabilize around that number only, 10.4 billion के आसपास ही रहेगी by 2100। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हमने देखा, जाइंट लीप सिनेरियो में भी नहीं देखा, ना ही हमने पहले सिनेरियो में ऐसा देखा, टू लिटिल टू लेट, है ना। The UN report also said that India would surpass, और UN की जो रिपोर्ट है उसने ये भी कहा था कि इंडिया सरपास करेगा चाइना को as the most populous country in 2023, वो तो हमने कर ही लिया है, ठीक है। दिस अलोंगसाइड, और साथ ही में देखिए हमारी खुद की भी एक सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, है ना, NFHS। तो मोस्ट रिसेंटली उन्होंने एस्टिमेट किया है इस सर्वे ने कि इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 है, इनफैक्ट इससे भी कम है अर्बन सेंटर्स में। तो these scenarios present India with a unique challenge। हम ये NFHS भी रिपोर्ट कहती है कि बहुत सारी यंग पॉपुलेशन होगी, पर ये यंग पॉपुलेशन का बहुत सारा प्रोपोर्शन अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड होगा, तो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली यहाँ पे चीज आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज हमें डील करनी है। पॉपुलेशन प्रिडिक्शंस एंड द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, स्कॉलरशिप एंड पॉलिसीज they engender are veering thin population size, especially in post-colonial nations, has become a locus for international aid। आप जानते हैं कि population से related हमने usually किस तरह की small families, happy families leading to modern nations, यही सारी चीज़ें कहा है कि small family होगी, अच्छी happy family होगी, इसकी वजह से एक modern nation बन पाएगा, उसके बिना नहीं हो सकता। तो population के आसपास ही सारा सिनेरियो रिवॉल्व करता है। लेकिन of course population control जो इतने गलत मेजर्स लिए जाते हैं, वो उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमने कहाँ देखा है, चाइना के। आज आपकी वर्क फोर्स ही खत्म होने पे है कि आपकी इतनी सारी, अब आप फोन कर करके पूछ रहे हैं कि आप आर यू कंसीविंग। जैसे ही एक कपल की मैरिज होती है तो 1 महीने के अंदर आप पूछ रहे हैं कि हैव यू कंसीव्ड एज ऑफ येट, आर यू गिविंग बर्थ टू बेबीज। यू आर सो डेस्परेट टू हैव यंग पीपल बिकॉज इफ यू वुडंट हैव डन व्हाट यू डिड, आप इस सिनेरियो में नहीं होते। तो इंडिया के लिए भी सजेशन यही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे बेफालतू की जो पॉलिसीज हैं उन्हें नहीं लेके आना चाहिए। ये एक सजेशन हमें यहाँ से मिलता है, और बहुत सारे अब तो एक्सपर्ट्स ये कहने भी लग पड़े हैं। Okay, the local and global focus on population and fertility control through various sometimes draconian measures, जैसे कि मैंने आपको बताया नसबंदी का वक्त, टाइम फॉर स्टेरिलाइजेशन, वेरियस स्टेट लेवल रूल्स जहाँ पे आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, आपने राशन लेना है फ्री, तो अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको राशन नहीं मिलेगा। आप ग्राम सभा में अगर पंचायती किसी पोस्ट के लिए लड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे, बहुत सारी ऐसी जगहों पे, गुजरात वगैरह बहुत सारी ऐसी जगहों पे रूल्स हैं ऑलरेडी, तो आप लड़ना चाहते हैं तो आप नहीं लड़ सकते इलेक्शन। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, यूपी में भी रिसेंटली हमने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल्स आए थे, तो बट दे आर thankfully बहुत सारे ऐसे bills जो हैं they are withdrawn। The population bomb narratives mobilized many policies and behaviors that shaped the reproductive lives of generations of Indian women, है ना। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जो भी कुछ हुआ, जो अगर हम 1970 से हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन शुरू हुई जब, तो ऑफकोर्स तब तो काफ़ी गरीब भी थे खैर, तो पर एक और अगर हम उसकी पॉलिटिक्स में ना जाएं, जो चीज़ वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैम्पर हुई वो थी विमेन के रिप्रोडक्टिव जस्टिस को हैम्पर किया गया। उनको बताया जा रहा था कि आप इस तरह से इतने बच्चे ही कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। व्हाट डू द कॉन्ट्रडिक्शंस मीन? द कॉन्ट्रडिक्शंस बिटवीन UN रिपोर्ट एंड द अर्थ फॉर ऑल 2023 रिपोर्ट आर हेल्पफुल because they allow us to imagine and address the conditions proposed by different studies. They also inform scholarship,
activism and policies that safeguard women's health and well-being in all possible scenarios. तो ये जो रिपोर्ट है सबसे ज़्यादा अच्छी बात हमें यही बताती है कि जो अर्थ फॉर ऑल रिपोर्ट है कि हमें women's health और well-being को हर एक सिनारियो में बेसिकली सेफगार्ड करना है. तो यही चीज़ें यहाँ लिखी हैं. और ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि कहीं तो लोकल रियलिटीज़ भी अलग होंगी. जैसे इंडिया की लोकल रियलिटी अलग है. ये जो एक जर्नलिस्टिक सी रिपोर्ट आई है, ये इंडिया स्पेसिफिक है, किसी और कंट्री के स्पेसिफिक एकदम डिटेल में तो कुछ नहीं बता सकती. तो इंडिया स्पेसिफिक चीज़ें हमारे पॉलिसी मेकर्स को दोनों रिपोर्ट को, यूएन रिपोर्ट को भी मद्देनजर रखे, अर्थ फॉर ऑल रिपोर्ट को भी मद्देनजर रखे, अपनी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं. तो फिर जाके वी शुड कंसिडर सम वाइटल क्वेश्चन, है ना. हमें कुछ क्वेश्चन अपने आप से पूछने चाहिए और इनका आंसर निकालना चाहिए. ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. अब हमें डिस्कस करना है कि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन की वजह से पावर्टी है या पावर्टी की वजह से पॉपुलेशन है. ठीक है, तो देखिए पहली बात तो कि जो पावर्टी है, पावर्टी को कॉज करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स और ग्रोइंग पॉपुलेशन उसमें से एक मानी जाती है. ठीक है, तो आप ऐसे बिल्कुल अपना इंट्रोडक्शन भी शुरू कर सकते हैं. ओके, और देखिए पहली बात तो अगर हम देखें कि पॉपुलेशन की वजह से पावर्टी कैसे हो सकती है, तो पहली आप सब हेडलाइन ये लीजिए, पॉपुलेशन ग्रोथ लीडिंग टू पॉवर्टी. ठीक है, फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे आप, तो फिर आप लिखेंगे कि देखिए जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, रिसोर्सेज फाइनाइट है तो कंपटीशन बढ़ता जाएगा लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए एक नेशन के, है ना. स्पेशली अगर हम इंडिया के केस में देखें, अगर इंडिया की हम देख रहे हैं 18% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो भारत में रह रही है, लेकिन जो लैंड है सिर्फ वो 2.4% है. तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन अगर हम इस तरह से देखें, और जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उस पर कंस्ट्रेन लेके आती हैं. तो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से यहाँ पावर्टी बिल्कुल हो सकती है. ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता चल गई. फिर उसके बाद पावर्टी हो गई. अब तो हम एक विशियस साइकिल देखते हैं. पावर्टी हो गई, पावर्टी की वजह से इलिटरेसी है ना, और पुअर फैमिली प्लानिंग है. पावर्टी की वजह से इलिटरेसी है तो इलिटरेसी की वजह से पुअर फैमिली प्लानिंग है. फिर उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन बढ़ गई, है ना, और फिर पॉपुलेशन बढ़ गई तो फिर कंपटीशन बढ़ गया, है ना, और फिर आप जानते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया तो फिर वही सारा जो लूप है वो चलता रहेगा और इससे एस्केप करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है. साथ में आप ये भी जानते हैं कि पावर्टी आ गई तो पॉपुलेशन खुद कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि जो पुअर हैं वो दे वुड प्रेफर कि ज़्यादा बच्चे हों, जितना ज़्यादा हाथ होंगे काम करने के लिए उतना अच्छा. ठीक है, लेकिन जो जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतना ज़्यादा मुंह भी तो है फीड करने के लिए, फिर वही पावर्टी. तो ये विशियस साइकिल है. और साथ में फिर आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है वर्ल्ड की, है ना, जैसे नाइजीरिया, साउथ सुडान, दे आर अमंग द पुअरेस्ट कंट्रीज ऑल्सो, है ना. तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन की वजह से तो पावर्टी होती है. ओके, और एक विशियस साइकिल जो अभी हमने डिस्कस किया उसको एस्केप करना बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो आप बिल्कुल ही लिख सकते हैं. और लेकिन फिर आप इंडिया के केस में क्योंकि पूछा गया है विशियस साइकिल का डायग्राम बना के ये सारी चीज़ें लिख के, है ना, और क्या करेंगे आप लिखेंगे. लेकिन इंडिया सॉर्ट ऑफ इस विशियस साइकिल से निकलने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रही है और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं. तो फिर आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख दीजिएगा कि कैसे जो हमारी बहुत सारे प्रोग्राम्स लाने की वजह से फूड सिक्योरिटी, हम प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना, ऐसे बहुत सारे और इनिशिएटिव्स लेके लिख के, है ना. तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे देखिए फिर इस वजह से हमें क्या दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव वो भी दिख रहे हैं. जो अर्थ फॉर ऑल रिपोर्ट बता रही है कि पावर्टी एलिवेशन स्कीम्स लानी चाहिए तो वो हम ला रहे हैं. 4-6 स्कीम्स का नाम दे दिया हमने. फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने फिर देखा इस वजह से 2011 का सेंसस हमें बताता है कि बेसिकली 2011 का सेंसस हमें ये बताता है कि केवल 22%, विच इज़ नॉट केवल, विच इज़ ह्यूज बट स्टिल 22% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया पावर्टी लाइन के नीचे, बिलो पावर्टी लाइन है ना. लेकिन अगर हम 1993 के केस में देखें तो वो 45% थे. अगर हम तेंदुलकर कमेटी मेथड के हिसाब से देखें तो आप खुद देख सकते हैं डेफिनेटली इंप्रूवमेंट तो हुई है. रिसेंट कोई रिपोर्ट है तो वो कोट कर दो, है ना. तो और साथ ही में अगर ये जो ये बेसिकली जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि जीडीपी पर पर्सन एक पैरामीटर है. तो रिसेंट बहुत सारी जो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गए हैं, लेकिन जीडीपी पर पर्सन वो कितना है हमारा, वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है. हम उसमें आई थिंक पता नहीं कौन से इंडेक्स में बहुत पीछे आते हैं. आप जानते हैं पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, तो वो भी कोट कर सकते हैं. ये डिफरेंट पैची वे में जो मैंने आपको बताया इसका एक स्ट्रक्चर बनाइए और कंटेंट इतना ही रखिए और एक अच्छा आंसर तैयार हो जाता है. इसके बाहर आपके पास सीखने के लिए जगह भी नहीं होती. तो इससे आई थिंक यू वुड गेट द हिंट. अब हम देख लेते हैं और बेसिकली
क्या यहाँ पे हमें चीजें डिस्कस करनी है। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं नॉट अबाउट मिल्क, तो ये जो बेसिकली क्या है, एक पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्सी या पॉलिटिकल रो जो छिड़ गई है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन GCMMF और एक और कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन KMF के बीच में। तो अभी कर्नाटका इलेक्शंस आ रहे हैं और हम रिसेंटली क्या देख रहे हैं, देखिए ये शुरुआत हुआ कैसे। और ऑफ कोर्स आप जो पॉलिटिशियंस हैं, स्पेशली जो ऑपोजिशन, उनको काफ़ी क्रिटिसाइज करते हुए देख रहे हैं ये पर्टिकुलर किसी चीज़ को। तो बेसिकली ये केस है क्या, ठीक है, अमूल नंदनी कंट्रोवर्सी क्या है अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो। अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली जो अमूल है ना, मैं अमूल कहूँगी आपकी बेसिकली सहूलियत के लिए। तो अमूल ने बेसिकली रिसेंटली क्या अनाउंस किया कि अब हम बेंगलुरु, वी आर रीचिंग बेंगलुरु ऑल्सो इन योर होम टाउन, अमूल ताज़ा एंड अमूल गोल्ड, ऐसे कुछ उन्होंने अपनी एड्स निकाली, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि हम बेसिकली आ रहे हैं आपके सिटी में भी। तो लेकिन आप जानते हैं जो नंदनी है, नंदनी इज द ब्रांड जो लार्जेस्ट सप्लायर है मिल्क का बेंगलुरु में। 70% टोटल मार्केट जो है सिटी की वो नंदनी के पास है, इससे भी ज्यादा इनफैक्ट, ठीक है। तो बेसिकली जो कंट्रोवर्सी छिड़ गई है वो ये है कि अमूल एक कॉन्स्पिरेसी है टू किल द ब्रांड नंदनी, इसीलिए अमूल को वहां लाया जा रहा है। अब ये कंट्रोवर्सी छिड़ी कैसे, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल हमने क्या देखा था, हमारे होम मिनिस्टर जब वहां पे कैंपेनिंग करने गए थे अमित शाह जी, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा तो ये होगा कि बेसिकली जो KMF है और अमूल है वो मर्जर कर लें, है ना, तो इससे बहुत फायदा होगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो बेसिकली ये जो इसका बैकलैश बहुत मिला। इनफैक्ट बहुत सारे जो वहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं दे आर सपोर्टिंग नंदनी एंड वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल बैकलैश, है ना, सेव नंदनी, गो बैक अमूल, ये सारे आपको ट्विटर पे फ्लोट करती हुई चीज़ें दिखेंगी। तो फिर यही चीज़ बेसिकली यहाँ पे छिड़ गई है कि पहले आपने, जैसे अगर हम ऑपोजिशन देखें तो ऑपोजिशन क्या कह रही है कि आप यही करते हो, पहले आपने क्या किया, पहले कर्नाटका ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप कर्नाटका के साथ ऐसा कर रहे हो। पहले आपने हमारे बैंक्स छीन लिए, फिर उसके बाद पोर्ट्स छीन लिए, एयरपोर्ट्स छीन लिए कन्नडिगा से। जैसे एग्जाम्पल भी देते हैं पॉलिटिशियंस, वो कहते हैं कि पहले गुजरात का जो बड़ौदा बैंक था उन्होंने सब्ज्यूम कर लिया, मर्जर की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब्ज्यूम कर लिया विजया बैंक, है ना। फिर उसके बाद अब आप अपना अमूल लेके आ रहे हैं ताकि KMF को हटा दें यहाँ से, है ना। क्या ऐसा मिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या हम आपके दुश्मन हैं, क्या कन्नडिगास गुजरातीज के दुश्मन हैं, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू आर पीपल, है ना। तो ये सारी चीजें आपने, हमारे जो पोर्ट्स थे वो आपने अडानी को दे दिए गुजराती, सो व्हाई आर यू डूइंग ऑल ऑफ दिस टू अस। तो इस तरह की चीज यहाँ पे, तो बेसिकली मैं आपको ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी बस इसलिए बता रही हूँ, ये कॉन्ट्रोवर्सी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कॉपरेटिव्स के बारे में पढ़ के जाना है। कॉपरेटिव्स के ऊपर बिल भी आया है जो एक स्टैंडिंग कमेटी के पास आज रेफर किया गया है, उस पर बातचीत चल रही है। कॉपरेटिव्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और बिल क्या है कॉपरेटिव्स के लिए, आज तक क्या किया गया है, कॉपरेटिव मॉडल होता क्या है, कैसे वर्क करता है, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, है ना, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो ऑथर है वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे भी नंदनी को किल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और क्योंकि इतना बड़ा मार्केट शेयर, ऊपर से आई थिंक वो 39 रुपीज़ पर लीटर मिल्क बेचते हैं एक पैकेट, है ना। और अगर हम अमूल की बात करें तो अमूल ने तो शुरू में ही बोल दिया हम 54 रुपीज़ पर लीटर बेचेंगे, तो वैसे भी वो प्राइस वाला इंसेंटिव रहता ही है। लेकिन इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिए जा रहे हैं कि मे बी द PM एंड द बेसिकली रूलिंग पार्टी दे डोंट लाइक लोकल लैंग्वेजेस कन्नडिगास, क्योंकि रिसेंटली हमने क्या देखा था तमिलनाडु के केस में, कर्ड को उन्होंने बोला था कि आप हिंदी में दही लिख दो। तो ये सारी चीज़ें बहुत लैंग्वेज का फर्वर दिया जा रहा है। तो इसीलिए मैं बस आपको बता रही हूँ, अगर कुछ और इससे रिलेटेड होता है तो यू मस्ट नो, अगर ये कल को बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाए, फिर हम कॉपरेटिव्स पढ़ रहे हैं, तो आपको कंट्रोवर्सी तो पता होनी चाहिए, अमूल वर्सेस नंदनी कंट्रोवर्सी साथ ही में। लेकिन जो ऑथर क्या कहते हैं, ऑथर का कहना ये है कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसको ये इस तरह का पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है, क्योंकि एक्चुअल में देखिए फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है, फ्री मार्केट का मतलब है कि आप कहीं पे भी कोई भी बेच सकता है। क्योंकि नंदनी क्या है, नंदनी क्या देती है, इंसेंटिव देती है फार्मर्स को कि आपसे जितना प्रोक्योर हम मिल्क कर रहे हैं वो प्रोक्योरमेंट के पैसे तो मिलेंगे, लेकिन अबव दैट ₹6 पर लीटर मिलेगा। तो ऐसे फार्मर्स, लोकल फार्मर्स को काफ़ी सपोर्ट मिलता है कन्नडिगास। तो लेकिन अब इतनी ओवर प्रोक्योरमेंट हो जाती है नंदनी के बाद, इतना सरप्लस हो जाता है कि ऑफकोर्स वो आप कहीं और बेचोगे, कहीं किसी और स्टेट में बेचोगे, है ना। तो फिर नंदनी भी तो किसी और स्टेट में नहीं जा पाएंगी ना, कल को अगर उन्होंने गुजरात में बेचना हो तो फिर वो क्या करेगी,
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ऐसा ऑथर ये कह रहे हैं। और साथ ही में ऑथर ने एक ये बात लिखी है और उन्होंने कहा कि देखिए देशों के बीच में ऐसा हो रहा हो ना कि आप डंप कर रहे हो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स और ये वो समझ आता है, पर एक ही देश जहाँ पे एक ही यूनिफाइड नेशनल मार्केट है, नेशन का कॉन्सेप्ट ही यही है ना, यूनिफाइड नेशनल मार्केट, तो वहाँ पे हम बेसिकली ये चीज़ें होते देख रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। और ये सब हम बेसिकली यहाँ देख रहे हैं। जो करंट रूलिंग पार्टी है उन्होंने बिल्कुल कह दिया है कि नहीं, कोई मर्जर की बात नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गेट्स अ टैग हाउ अ नेशनल पार्टी इज डिफाइंड, ये चीज़ हम पहले एज इट इज डिट्टो आर्टिकल आया था लेकिन इस साइड आया था और हम डिस्कस कर चुके हैं जब आम आदमी पार्टी बेसिकली एक अच्छा खासा वोट शेयर लेके आई थी बेसिकली गुजरात के इलेक्शंस में, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा था कि ये नेशनल पार्टी बनने वाला है और नेशनल पार्टी बनना है तो क्या करना होता है, ठीक है, ये चीज़ हमने देखी है। तो आज हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑल्दो माई सिंसियर सजेशन टू यू इज कि आप इसे पॉज करें और ये सारे जितने भी बेसिकली लिखे हैं यहाँ पे इसे एक बार खुद से पढ़ें। ये सारे नहीं आपसे पूछे जाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया, नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्या पूछा जाएगा वो हम देखेंगे, लेकिन आप फिर भी एक बार खुद के लिए आप पढ़िए, ठीक है, कि अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो आपको क्या क्राइटेरिया इसमें से एक कोई फुलफिल करना पड़ेगा। स्टेट पार्टी बनना है या रीजनल पार्टी बनना है तो इसमें से कोई एक फुलफिल करना पड़ेगा। एक बार खुद पढ़िए, ठीक है, फिर हम देख लेते हैं क्या लिखा है। इलेक्शन कमीशन ने मंडे को रिकॉग्नाइज किया है आम आदमी पार्टी को एज अ नेशनल पार्टी, ओके, और रिवोक किया है नेशनल पार्टी स्टेटस किसका, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। तो इन तीनों पार्टीज का नेशनल स्टेटस चला गया है। तो इससे हमें पहली चीज जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मिलती है वो ये है कि अगर आप नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी बनते हैं तो आप सदैव के लिए नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी नहीं रिकॉग्नाइज कर दिए जाते। अगर उसमें आपके प्रीलिम्स में लिखा है दैट नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी स्टेटस इज इररिवोकेबल, दैट्स कंप्लीटली फॉल्स, और ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको पता चलता है ऐसे टाइम टू टाइम इसको basically वेरी करता है, ठीक है। you may gain the status one time, you may lose it the other time. Of course the ECI would decide, of course on the basis of your performance only. अब यहाँ पे साथ में कई पार्टीज ने अपना स्टेट पार्टी स्टेटस को भी लूज किया है, जैसे राष्ट्रीय लोक दल ने उत्तर प्रदेश में अपना स्टेट पार्टी का स्टेटस खो दिया है, भारत राष्ट्र समिति ने आंध्र प्रदेश में अपना BRS है ना, तो उन्होंने अपना आंध्र प्रदेश में ये स्टेटस खो दिया है, PTA ने मणिपुर में खो दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। अगर हम बात करें तो अब फाइनली नेशनल पार्टीज हैं कौन कौन, तो BJP है ऑफ कोर्स, कांग्रेस है, CPIM है, ठीक है, और बहुजन समाज पार्टी है BSP, और नेशनल पीपल्स पार्टी है NPP। तो ये बेसिकली हम पार्टीज देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ओके। तो ये हम बेसिकली देख रहे हैं, और 5 6 एक तो आम आदमी पार्टी भी आई गई, ठीक है। तो नेशनल पार्टीज बेसिकली ये सारी आज हैं। What is a नेशनल पार्टी? नेशनल पार्टी ऑफ कोर्स जैसे नाम बता रहा है वही है नेशनल पार्टी। वही आपके देखिए मेंस में भी आ सकता है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया टू बिकम अ नेशनल पार्टी, तो फिर तो आपको ये याद करना पड़ेगा, प्रीलिम्स में आए ना आए आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एंड आई एम रियली सॉरी, आई कांट रियली हेल्प यू आउट कि आप याद कैसे करें। ऑफ कोर्स एक दो तरीके हम देखेंगे वो आपको याद रह जाएंगे, पर उससे ज़्यादा तो आपको याद करना पड़ेगा। ऑल्दो दिस इज़ वेरी ट्रिकी, अगर आ जाता है तो रेप्लिकेट करना थोड़ा मुश्किल है। हैज़ अ प्रेजेंस, अब ऑफ कोर्स नेशनल पार्टी वो है जिसकी नेशनल प्रेजेंस है ना, और स्टेट पार्टी वो है जो स्टेट तक सीमित है ना। और वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, लेकिन कॉन्ट्रारी टू व्हाट वी बिलीव कि नेशनल पार्टीज ऐसी बहुत सारी हैं, उनका इतना से नहीं है नेशनल पॉलिसी मेकिंग में जितना स्टेट पार्टीज का है। तो सिर्फ यही समझना है स्टेट पार्टी स्टेटस जिसको मिल जाता है और नेशनल पार्टी स्टेटस खो दिया तो उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तृणमूल कांग्रेस आज इनकी अगर नेशनल स्टेटस इनका चला गया है तो आप जानते हैं इनकी रेलेवेंस तब भी अगर बांग्लादेश से कोई बातचीत करनी है रहेगी, नेशनल पॉलिसी मेकिंग में इनका बहुत से है। वैसे ही जो तमिलनाडु है ना, उसमें DMK देख लीजिए कितना बड़ा से है, जो तमिलनाडु की DMK का नेशनल पॉलिसीज में कितना से है। अभी रिसेंटली हमने कर्ड वाला जो देखा, जो FSSAI ने जो अपना रिवोक करना पड़ा उन्हें, तो आप जानते हैं वैसे ही जो ऐसी बहुत सारी पार्टीज हैं जिनका नेशनल पॉलिसीज में काफ़ी से है, इवन दो वो रीजनल पार्टीज है, ठीक है। हाउ इज अ नेशनल पार्टी डिफाइंड? एक और चीज़ यहाँ पे प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से, अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट्स डाउन वेरियस क्राइटेरिया टू बिकम अ नेशनल पार्टी एंड अ स्टेट पार्टी, रॉन्ग। और ये लिखा है या फिर कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बताता है क्राइटेरिया, कंप्लीटली रॉन्ग।
क्योंकि ECI खुद डिसाइड करती है क्राइटेरिया। ECI की अगर हम यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हैंडबुक देखें 2019, उसमें पॉलिटिकल पार्टी कैसे नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी बनती है उसके क्राइटेरिया लिखे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है। टेक्निकल क्राइटेरिया फॉर अ पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी, अ पार्टी में गेन और लूज, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो बन जाएंगे। नेशनल पार्टी बनना है तो क्या करना चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आपको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ स्टेट पार्टी 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, तो बेसिकली क्या होगा, आप एक नेशनल पार्टी कहला सकते हैं। यही केस आम आदमी पार्टी के केस में हुआ है, ठीक है। अब वो 4 स्टेट्स में बेसिकली स्टेट पार्टी बन गई है। दिल्ली में है ह्यूज मेजोरिटी से, पंजाब में है ह्यूज मेजोरिटी से, गोवा असेंबली में भी एक स्टेट पार्टी है क्योंकि उनका वहाँ पे 6.77% वोट शेयर था, विच इज़ मोर देन 6%। और वैसे ही अगर हम देखें गुजरात में उनका जो वोट शेयर है वो 13% था, विच इज़ वे मोर देन 6%, है ना। तो इसीलिए वहाँ पे भी वो स्टेट पार्टी है। तो 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी हैं, 4 स्टेट्स में आप स्टेट पार्टी हो जाते हैं तो आप एक नेशनल पार्टी बन जाते हैं। इफ़ इट्स कैंडिडेट पोल्ड, तो आप देख सकते हैं कल को अगर आप हार गए वहाँ पे 7% 6% अपना वोट शेयर नहीं रिटेन कर पाए, तो कल को आपका ये स्टेटस जा सकता है। अगर एक और क्राइटेरिया क्या है, इफ इट्स कैंडिडेट्स पोल्ड एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट्स इन द लास्ट लोकसभा। और अब वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में जो लास्ट लोकसभा से आप अगर 6% वोट आपको पोल किए गए हैं या असेंबली इलेक्शंस में, और आपके कम से कम 4 MPs हैं लास्ट लोकसभा पोल्स में, तब बन सकते हैं आप, है ना। अगर आपने कम से कम 2% टोटल सीट्स लोकसभा की जीती हैं, 2% सीट्स फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स, ठीक है, तो भी आप बेसिकली एक नेशनल पार्टी बन सकते हैं। ये आप खुद पढ़िए। स्टेट पार्टी का मैं आपको पहला क्राइटेरिया बता देती हूँ जो यहाँ लिखा है, एटलीस्ट 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन एंड हैव एटलीस्ट 2 MLAs। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये चीज़ देख रहे हैं, ओके। Let's just ready to fight China after completing 3-day combat drills near Taiwan। तो आप जानते हैं, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि मंडे को ये ड्रिल्स ख़त्म होनी थी जो ताइवान को एनसर्कल करने की और उसमें कॉम्बैट रेडीनेस चेक कर रहे थे। और फाइनली जब चाइना ने एंड की अपनी 3 दिन की ये मिलिट्री ड्रिल्स अराउंड ताइवान, उन्होंने कहा कि देखिए हमने टेस्ट किया है अपनी इंटीग्रेटेड मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को अंडर एक्चुअल कॉम्बैट कंडीशंस। हमने प्रैक्टिस किया है प्रिसिशन स्ट्राइक्स को, ब्लॉकेड करने की देखा है हम आइलैंड को कर सकते हैं या नहीं, तो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। और अब हम आप कह सकते हैं कि हम किसी भी समय लड़ सकते हैं। वी आर रेडी टू फाइट एट एनी टाइम, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोला है, और हम रेजोल्यूटली क्रश कर देंगे कोई भी ताइवान इंडिपेंडेंस या सेपरेटिज्म या फॉरेन इंटरफेरेंस को, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है। अब हमने कल देखा था पाकिस्तान के केस में क्या हुआ था, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिटर्न कर दिया था रिकंसिडरेशन के लिए एक बिल को जो पाकिस्तान के दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ने पास किया था और प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा था। वो बिल क्या करता है, सुओ मोटो पावर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के, उसको लेने की बात करता है। साथ ही में और सारी बहुत ऑटोनॉमी को लेने की बात करता है चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि देखिए ये आपकी जो लेजिस्लेटिव कैपेबिलिटी है उसके बियॉन्ड है, पार्लियामेंट ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ही हक है कि वो अपने बिजनेस को खुद से रेगुलेट करे। लेकिन फिर अब दोबारा रिकंसिडरेशन के बाद ये बिल पास कर दिया गया है इस पार्लियामेंट में पाकिस्तान के। तो वो चीज़ हम देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है, पाकिस्तान की पार्टीज कह रही हैं कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनफैक्ट जो चीफ जस्टिस की स्टिरनी के खिलाफ बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के खुद के बहुत सारे जजेस हैं जो कहते हैं कि कमिटी के पास पावर ना हो के सोल पावर चीफ जस्टिस के पास है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इनका अभी कोलिजियम सिस्टम अप्लाई नहीं होता, चीफ जस्टिस के पास काफ़ी सारी सुओ मोटो पावर्स हैं। तो इन्होंने बिल कहता है कि इसीलिए हम चाहते हैं कि कोई भी कॉज या मैटर या अपील जो एपेक्स कोर्ट के पास जाता है, इट शुड बी हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ कमिटी कंप्राइजिंग द चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये बेसिकली हमसे सीखने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं बाकी आर्टिकल्स को।
Okay, Tamil Nadu House resolution asks center to set limits for to set time limit for governor for clearing bills. तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, तमिलनाडु ने ये दूसरा रेजोल्यूशन जारी किया है ना, इस साल का। तो तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली ने दूसरा कैसे हम देखेंगे, मंडे को अडॉप्ट किया है एक रेजोल्यूशन मूव्ड बाय द चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन। अब इसमें उन्होंने जो रेजोल्यूशन मूव किया है उसमें लिखा है कि यूनियन गवर्नमेंट को और प्रेसिडेंट को इमीडिएटली अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस को इशू करना चाहिए टू गवर्नर R.N. रवि, है ना, कि वो अपना असेंट दे दे जो भी बिल्स हम असेंबली पास करके उनको दे रहे हैं, विद इन स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफिक टाइम, यू डोंट सिट ऑन द बिल्स। ओके, ये चीज़ बेसिकली हमें यहाँ से तेलंगाना से भी अभी पता चल रही थी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने कहा है कि, और साथ में मिस्टर स्टालिन कह रहे हैं कि ही वॉज अंडर कंपल्शन टू मूव अ रेजोल्यूशन, हम मजबूर हो गए ऐसा कर रहे हैं कि सेकेंड टाइम भी हमें एक रेजोल्यूशन लाना पड़ा है। तो और हमारी वजह से नहीं, बिल्कुल ये केंद्रीय सरकार के पॉलिटिकल एजेंट की वजह से हुई है, क्योंकि आप राजभवन नहीं पॉलिटिकल भवन चला रहे हैं, ये इन्होंने कहा है। और उन्होंने इसीलिए, अब देखिए यहाँ पे आता है राजमन्नर कमेटी। राजमन्नर कमेटी आपके प्रीलिम्स में आ सकता है, इज एसोसिएटेड विद व्हाट, तो उसमें लिखा होगा वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर कुछ भी ऐसे ही लिख देंगे। आपको क्या पता राजमन्नर कमेटी, अगर नहीं पता तो नहीं पता, तो आपको पता होना चाहिए फेडरलिज्म पे बेसिकली आई थी, ठीक है, सेंटर स्टेट फेडरलिज्म पे आप पढ़ते हैं अपने स्टार्टिंग में। तो राजमन्नर कमेटी को याद करते हुए स्टालिन ने कहा है कि देखिए, क्योंकि ये बिठाई ही एक्चुअली तमिलनाडु द्वारा गई थी, तो इसीलिए उन्होंने उसको कोट किया है। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल जो उन्होंने कहा था वो आज हमें उनकी बात बिल्कुल सच लग रही है कि समय आ गया है कि जो गवर्नर की पोस्ट है उसे ही अबॉलिश कर देना चाहिए, ठीक है। और गवर्नर जो है एक डिटैच्ड फिगर होना चाहिए, पॉलिटिकल फिगर नहीं होना चाहिए। जो R.N. रवि हैं वो कम्प्लीटली एक पॉलिटिकल फिगर है एंड ऑल ऑफ दैट। ये सब कुछ हम केरला में भी देख रहे हैं, तेलंगाना में भी देख रहे हैं, बेसिकली वहीं देख रहे हैं जहाँ पे सरकार डिफरेंट है, पार्टी डिफरेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। तो वो चीज़, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, गवर्नर पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके मेंस में। तो आप उसमें लिखेंगे कि सम सजेशंस आर सो एक्सट्रीम के जो वो, या फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि शुड द गवर्नर्स गिवन द पॉलिटिकल जो हम देख रहे हैं स्टैंड बहुत सारे रीसेंट गवर्नर्स का, तो क्या द पोस्ट ऑफ गवर्नर इटसेल्फ शुड बी अबॉलिश्ड, है ना। तो क्या ऐसा होना चाहिए, फिर आप आंसर लिखेंगे, फिर राजमन्ना कमेटी को आप कोट कीजिए कि राजमन्ना कमेटी ने बोला था कि जो गवर्नर की पोस्ट है वही अबॉलिश कर दो, है ना। तो फिर उसके बाद अपना आंसर लिखना शुरू कीजिए। अगर ये नहीं भी पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, तो फिर आप राजमन्ना कमेटी को कोट कीजिए वे फॉरवर्ड जब आप लिख रहे हैं उससे पहले, कि कुछ सोल्यूशन जो बहुत सारी कमिटीज बताती हैं उसमें से एक ये है, ठीक है। तो लेकिन फिर आप लिखिए कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे अच्छे काम भी करते हैं गवर्नर, तो वो आप लिख के अपना आंसर को बैलेंस आउट कीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या, एक और फर्स्ट रेजोल्यूशन आपको याद होगा जब R.N. रवि ने डेविएट किया था, जो स्पीच उनको दी गई थी हाउस में बोलने के लिए, जब एड्रेस किया जाता है पहले सेशन को, तो उन्होंने स्पीच में कई कई चीज़ें स्किप कर दी थी जो उसमें लिखी गई थी। और फिर उसके बाद रेजोल्यूशन यहाँ पे भी मूव किया गया था कि जो ओरिजिनल स्पीच है स्पीकर के रिकॉर्ड में वही जाएगी, हाउस के रिकॉर्ड में। तो ये आपको याद होगा। तो उसी की यहाँ पे बातचीत कही गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हाउ कैन LG एक्ट विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली अब पूछ रही है कि कैसे जो LG है, दिल्ली की बात हो रही है, वो कैसे एड और एडवाइस के बिना एक्ट कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अब देखिए, आप जानते हैं जैसे प्रेसिडेंट के पास वैसे ही गवर्नर के पास और वैसे ही LG के पास, ऑल्दो LG के केस में यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पावर्स हैं, पर LG भी अगर आप नॉमिनेट भी कर रहे हो, आप जानते हैं प्रेसिडेंट जब नॉमिनेट करते हैं मेंबर्स को राज्यसभा में, तो ही डज दैट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड सो डज इट्स LG, है ना। ही शुड ऑल्सो डू दैट। वही यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कह रहे हैं कि आपने नॉमिनेशन किया, है ना। जो अभी रिसेंटली हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इतना बवाल देखा, म्यूनिसिपल मेयर इलेक्शन दिस दैट, उसमें आपने जो 10 बेसिकली लोग नॉमिनेट किए LG ने, वो एड और एडवाइस पे क्यों नहीं किए, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के में जो कर रहे थे आप, ठीक है। सो दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। तो यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे आगे क्या होता है। थोड़ा समय दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं टू फाइल अ रिस्पॉन्स, के हम बेसिकली LG के जो लॉयर हैं वो भी थोड़ा उनको समय दिया गया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
अब देखिए यहाँ पे एफर्ट्स ऑन टू ओपन जोजिला टनल अहेड ऑफ डेडलाइन गडकरी। जोजिला टनल आपको पता है, आई थिंक आप पढ़ते ही हैं। तो जोजिला टनल बेसिकली कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ने के लिए किया जा रहा है। वैसे तो श्रीनगर टू लद्दाख आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड रोडवेज मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी, उनका ये कहना है कि देखिए हमने इंस्पेक्ट किया है जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जोजिला टनल है, तो ये कनेक्ट करेगा कश्मीर वैली को, जैसे मैंने बताया, लद्दाख से, और इसको हम डेडलाइन से पहले कंप्लीट करने की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए डिस्कस्ड शूटिंग डाउन ऑफ चाइनीज स्पाई बलून विद इंडिया सेज अमेरिकन जनरल। तो यहाँ पे ये अमेरिकन जनरल ने बताया है कि कमांडर यूएस पैसिफिक एयर फोर्सेस कॉम्पैकैफ, उन्होंने कहा है कि देखिए यूएस ने डिस्कस किया है अपने बहुत सारे पार्टनर्स के साथ कि हमने जो चाइनीज स्पाई बलून उसको शूट किया है ना, क्यों किया, किन सर्कमस्टांसेस में किया, वो सब कुछ हमने कन्वे किया है। तो इंडिया हैज़ बीन अप्राइज्ड ऑफ दिस, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। ही ऑल्सो सेड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर जो 2 B-1 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं यूएस के, यूएस एयरफोर्स के, वो ज्वाइन करेंगे एक बायलेटरल एक्सरसाइज को, आप जानते हैं, जो इंडिया यूएस के बीच में होती है, कोप इंडिया, विच गॉट अंडरवे ऑन मंडे ओनली, ठीक है। कोप इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, पहली बार यहाँ पे इतने लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं यूएस के। तो इससे पता चलता है कि इंडिया और यूएस कितनी ज़्यादा डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी, कि वो हमें ये बता रहे हैं कि हमने चाइना का स्पाई बलून क्यों शूट किया, वो इतने लॉन्ग रेंजर्स लेके आ रहे हैं, लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स लेके आ रहे हैं हमारी कोप एक्सरसाइज में। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ हो रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखिए वी हैड अ वेरी ब्रीफ कॉन्वर्सेशन विद मोस्ट ऑफ द एयर चीफ्स ऑफ द रीजन ऑन सम ऑफ द सिचुएशन दैट अकर्ड विद अस, द एयरशिप दैट क्रॉस्ड अलास्का, कनाडा एंड द यूएस, एंड हाउ वी वेंट अबाउट डीलिंग विद इट। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला है। वी शेयर्ड briefly, not enough. Center told to frame policy for menstrual hygiene in schools. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, वैसे तो कोर्ट ने लिस्ट किया है इस पर्टिकुलर केस को जुलाई के लिए, पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी बिल्कुल हो सकती है जो सेंटर फ्रेम करे, लेकिन इन कंसल्टेशन विद द स्टेट्स एंड यूटीज। क्या बेसिकली मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, कि कैसे सैनिटरी पैड्स या वेंडिंग या डिस्पोजल मैकेनिज्म्स है ना, एक्सक्लूसिव वॉशरूम फॉर गर्ल्स, क्या रिपोर्ट है। अब देखिए क्यों यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात आ रही है और बोला जा रहा है कि इन कंसल्टेशन विद सेंटर एंड इन कंसल्टेशन विद स्टेट्स एंड यूटीज, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एडुकेशन और हेल्थ जो है ना, तो यूजुअली वो जुरिस्डिक्शन में किसके आता है, हम यूजुअली देखते हैं कि the state governments have to play a greater role there, है ना। तो हाइजीन और ये सब सैनिटेशन ये सब कुछ कहाँ देखते हैं, हम सारे हम स्टेट लिस्ट में देखते हैं। तो इसीलिए उनकी कंसल्टेशन एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के लिए बहुत ज़रूरत है। तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। अब देखिए इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जो है, उन्होंने भी डिनाउंस किया है रीसेंट चेंजेस जो हुए हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा है कि बहुत सारे जो मुगल रूलर्स हैं उनमें से कहीं जो 1-2 हैं जिन्होंने पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, जैसे अकबर, उसका मेंशन नहीं जाना चाहिए, और भी साथ में गांधी जी के असैसिन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन और ये सब नहीं जानी चाहिए। तो बस हम बहुत सारा बैकलैश देख रहे हैं और रोज़ कुछ देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।